हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहाओ की फाइट यहाँ इविल आई ट्राइन बीस्ट के साथ हो चुकी थी, जिसको यूहाओ अपनी डेस्टिनी आई हेड सोल बोन की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जान से मार डालता है। लेकिन उसे मारने के बाद उसकी सोल रिंग बाहर की तरफ समन नहीं हुई, क्योंकि उसने अपनी सोल रिंग को सील करके रखा हुआ था ताकि कोई भी उसकी सोल को पूरी तरीके से खत्म ना कर पाए। मगर दूसरी तरफ यूहाओ इतनी आसानी के साथ हार मानने वालों में से नहीं है, बल्कि हम देखते हैं कि यूहाओ ने अपने गॉड इलेक्ट्रोलक्स की नेक्रोमेंसी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ उसे जलाना शुरू कर दिया और इस सोल रिफाइनमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यूहाओ ने उसकी सोल को जलाकर राख कर दिया। जहाँ मरते मरते वो गुस्सा होते हुए यूहाओ से कहता है कि मेरा फादर तुमसे बदला लेने जरूर आएगा, क्योंकि वो इस फॉरेस्ट के एम्परर है। दूसरी तरफ पीछे हम देखते हैं कि शेक सिटी पर भी यहाँ डाइटियन और उसके बीस्ट ने हमला बोलना शुरू कर दिया था। जिस हमले के दौरान बाइजी भी यहाँ पर आ चुकी थी, जो कि एक एमराल्ड स्वान है, और वो अपनी हीलिंग पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जख्मी बीस्ट को दोबारा से हील कर रही थी। जो देखकर मिस सोंगयून से आगे की तरफ बढ़ते हुए बाइजी पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन डाइटियन ने उसे बचा लिया था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि धीरे धीरे 20 इंसानों पर बारी पड़ने लगे थे। वो तो शेक सिटी के अंदर इंटर हो ही जाते, लेकिन टाइम डोलू ने अपने स्पेस टाइम कियोस फ्लो का इस्तेमाल करते हुए उन्हें यहाँ से दूर टेलीपोर्ट कर दिया। जो बात डाइटियन को तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसने मास्टर स्वान को तो हरा दिया था, और इससे पहले कि वो आगे बढ़कर यहाँ बाकी के एल्डर्स पर भी हमला कर पाता, तभी अचानक एक एनर्जी प्रेशर उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। जो एनर्जी प्रेशर किसी और का नहीं बल्कि एल्डर मूव का था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ डाइटियन हैरान होते हुए कह रहा था, लेकिन एल्डर मूव तुम तो मर चुके तेरा, तो आखिर ये सब क्या है। तभी अचानक दूसरी तरफ हमें उस गोल्डन ट्री के अंदर से कुछ एनर्जी अनलीश होती हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ एल्डर मूव की आवाज भी सुनाई दे रही थी, जो कि कह रहे थे कि मेरे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मरने के बाद भी मैं शेक एकेडमी को प्रोटेक्ट करता रहूंगा। और ये कहते साथ ही अचानक होली ड्रैगन तीसी के साथ निकलते हुए यहाँ डाइटियन के सामने आ गया, जिसके साथ हमें एल्डर मूव का शेडो भी दिखाई दे रहा था। बाकी के सारे एल्डर्स तो ये देखकर सरप्राइज हो गए थे, लेकिन एक एल्डर जवाब देते हुए बताता है कि बेशक एल्डर मूव उस दिन मर चुके थे, लेकिन उन्होंने मरने से पहले अपनी सोल का एक छोटा सा टुकड़ा गोल्डन ट्री के अंदर डाल दिया था, ताकि मरने के बाद भी वो शेक एकेडमी को हमेशा हमेशा प्रोटेक्ट कर सके। मास्टर स्वान भी यहाँ एल्डर मूव को देखकर काफी सारे इमोशनल हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर मूव की ये मार्शल सोल तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से मास्टर स्वान के साथ जाकर मर्ज होने लगी। जिस मर्जिंग प्रोसेस की वजह से अचानक की मास्टर स्वान की पावर काफी सारे इंक्रीज हो चुकी थी और उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। धीरे धीरे उनका साइज भी इंक्रीज होने लगा। वो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज दिखाई दे रहे थे। जबकि डाइटियन भी उसे देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये तो टाउटाई बीस्ट है, जिसके बारे में मास्टर यान हमें इंफॉर्मेशन देते हुए बताते हैं कि 9 ड्रैगन गॉड का 5th चाइल्ड, जिसे डिवाइन बीस्ट टाउटाई कहा जाता था, उसकी पावर बेमिसाल थी। और डाइटियन यहाँ पर इसी बात को लेकर गुस्सा होते हुए कह रहा था कि नहीं, तुम टाउटाई नहीं हो, तुम बस एक कमीने हो जिसने मेरे ड्रैगन गॉड के ब्लड लाइन को खराब करने की हिम्मत करी, और मैं तुम्हें इस चीज की सजा देकर ही रहूंगा। जो कहते ही डाइटियन ने एक साथ कई सारे एनर्जी अटैक यहाँ मास्टर स्वान पर चलना शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ मास्टर स्वान भी काफी तेजी के साथ मूव करते हुए सारे के सारे अटैक्स को अपनी बॉडी पर लेते हुए तेजी के साथ यहाँ डाइटियन को एक जोरदार पंच कर देते हैं, जिस पंच के प्रेशर से चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। इस धुएं के हटते ही हम देखते हैं कि डाइटियन तेजी के साथ मूव करते हुए यहाँ अपने पंजे से मास्टर स्वान पर हमला करने की कोशिश करने लगा, मगर उसके अटैक को मास्टर स्वान काफी आसानी के साथ डॉज कर लेते हैं। साथ ही साथ मास्टर स्वान ने डाइटियन को पूंछ से पकड़कर दे दनादन जमीन पर मारना शुरू कर दिया, और वो उसे गोल गोल घुमाते हुए तेजी से दूर फेंक देता है, जिस टकराव की वजह से पूरी की पूरी शेक सिटी तक हिल चुकी थी। दूसरी तरफ डाइटियन को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था, और वो रेज के साथ बहुत ही खतरनाक एनर्जी अनलीश करता है, जिस एनर्जी से डाइटियन ने हवा में एक बड़ी सी फॉर्मेशन क्रिएट कर दी थी। इस फॉर्मेशन को 1000 फायर ड्रैगन्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस फॉर्मेशन की मदद से यहाँ डाइटियन कई सारे ड्रैगन में खुद को ट्रांसफॉर्म कर चुका था, जिस टेक्निक की पावर काफी ज्यादा खतरनाक थी। मास्टर स्वान भी ये देखकर घबराते हुए कहता है कि डाइटियन ऑलरेडी गॉड लेवल के बहुत ही सारा करीब है। अगर डाइटियन की ये टेक्निक कंप्लीट हो गई तो मेरा उसके सामने टिकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर स्वान ने फौरन से अपनी डिवोरिंग स्टार एंड स्काई टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिस टेक्निक के दौरान हम देखते हैं कि स्पेस में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है, जिस ब्लैक होल के अंदर से कई सारी चेंज निकलते हुए तेजी के साथ बाहर आकर डाइटियन को जकड़ते हुए अंदर की तरफ खींचने लगी, ताकि वो डाइटियन को कुछ देर के लिए सील कर सके। ये सीलिंग टेक्निक
टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, जिससे डाइटियान भी खुद को बचा नहीं पाता और वो सील होते होते कह रहा था कि मास्टर जुआन, बेशक तुम इस सीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कुछ देर के लिए मुझे रोक तो सकते हो, लेकिन तुम मुझे पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते। और यहाँ सील होते होते डाइटियान ने अपने स्टारडो फॉरेस्ट के बीस्ट को ऑर्डर भी दे दिया था कि रुकना मत, आगे बढ़ते रहो और सिटी को तबाह कर दो। जो सब कहने के बाद हम देखते हैं कि डाइटियान पूरी तरीके से उस ब्लैक होल के अंदर एब्सॉर्ब होते हुए सील हो जाता है, जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि वो बीस्ट भी ऑर्डर मानते हुए बिल्कुल ऐसे ही कर रहे थे। जबकि इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यूहो पर आ गया, जिसके सामने इवल आई ट्राइन बीस्ट की सोल रिंग पड़ी हुई थी। मगर इससे पहले कि यूहा उस सोल रिंग को एब्सॉर्ब कर पाता, तभी अचानक हमें वहां उस फॉरेस्ट में किसी की आवाज सुनाई दी, जो कि ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कह रहा था कि कौन है वो जिसने मेरे बेटे को जान से मार डाला। ये आवाज इवल एम्परर की थी, जिसे सुनकर तो यूहा और टियानमिंग दोनों ही घबरा चुके थे। यूहा जानता रहा कि मेरे पास इतना ज्यादा समय नहीं कि मैं इस सोल रिंग को एब्सॉर्ब कर सकूं, इसलिए इस सोल रिंग को गायब होने से बचाने के लिए यूहा ने फौरन से मास्टर जी1 के बनाए हुए सोल रिंग स्टोरेज बुक को बाहर निकाल लिया, जो कि यहाँ इस सोल रिंग को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जो देखकर तो टियानमिंग भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था और वो यूहो से कहता है कि ये सोल रिंग स्टोरेज बुक तो कमाल की है। मगर यहाँ ज्यादा बातें करने का टाइम नहीं था, क्योंकि दूसरी तरफ इवल एम्परर लगातार गुस्से में फौरन से अपनी इवल आई ग्लेज टेक्निक को एक्टिवेट करके फॉरेस्ट में तबाही मचाना शुरू कर चुका, जिस तबाही से बचने के लिए यूहो फौरन से टियानमिंग की बॉडी पर सवार हो जाता है और ये दोनों तेजी से वहाँ से दूर जाने लगे। जबकि साथ ही साथ यूहो अपने मन में कह रहा था कि इसका मतलब कि इवल एम्परर ने अपने बेटे की सोल रिंग को महसूस कर लिया और वो मुझ पर हमला करने के लिए आ रहा है, हमें जल्द से जल्द इस फॉरेस्ट से निकलना होगा। पीछे की तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ शेक सिटी पर भी आ गया था, जहाँ एक तरफ से हम देखते हैं कि स्टारडो फॉरेस्ट के बीच तेजी से सिटी वॉल की तरफ बढ़ रहे थे, जबकि दूसरी तरफ सिटी वॉल के ऊपर मौजूद वॉरियर्स भी नीचे की तरफ बीस्ट पर तीरों की बरसात कर रहे थे। कई सारे बीस्ट और वॉरियर्स जान से मारे जा रहे थे, जो देखकर मास्टर यान परेशान होने लगे, क्योंकि वो समझ गए थे कि अब हम सिटी वॉल से ज्यादा देर तक बीस्ट को दूर नहीं रख पाएंगे। और उनकी बात बिल्कुल सही निकली, क्योंकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि कुछ बीस्ट तेजी के साथ दीवार से टकराते हुए यहाँ उसमें एक छेद कर देते हैं, जिसके अंदर से बीस्ट तेजी के साथ निकलते हुए सिटी के अंदर इंटर होने लगे। जो देखकर डाइहुआबिन और उसके साथी जितना तेजी के साथ हो सके उसी तरफ बढ़ने लगे। डाइहुआबिन अपने साथियों से कह रहा था कि हम लोगों को कुछ भी करके उस रास्ते को बंद करना होगा, चाहे इसके लिए हम लोगों को अपनी जान को ही दांव पर क्यों ना लगाना पड़े। और ये कहती डाइहुआबिन और उसके साथी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते उन बीस्ट से टकराने की कोशिश करते हैं, मगर वो राइनो बीस्ट काफी ज्यादा ताकतवर था, जो कि सिर्फ एक ही अटैक में इन सब लोगों को पछाड़ देता है। और इससे पहले कि वो राइनो बीस्ट अपने पैरों के नीचे डाइहुआबिन को कुचल देता, तभी अचानक कोई उस पर हमला कर देता है, जिस अटैक से वो मारा गया। ये देखकर डाइहुआबिन खुश होते हुए जब पीछे की तरफ पलट कर देखता है तो ये लोग कोई और नहीं बल्कि टांग सेट के मेंबर्स थे, जिन्हें मिस्टर बीबी रीइंफोर्समेंट के लिए यहाँ पर ले आया था। ये देखकर डाइहुआबिन खुश होते हुए कहता है कि हम लोग बच गए, अब हमारे जीतने की कोई उम्मीद बाकी है, क्योंकि टांग सेट के मेंबर्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और अभी लोगों की तरह ज्यादा हो चुकी थी। मिस्टर बीबी ने भी अपने साथियों को आगे बढ़ने का ऑर्डर दे दिया था, जो सब तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में आने वाले हर एक बीस्ट का सफाया कर रहे थे। यहाँ पर मिस्टर बीबी ने मास्टर यान के सामने रिपोर्ट भी कर दिया था, जिस रिपोर्ट में मिस्टर बीबी मास्टर यान को बताता है कि मेरे पास मिस नैनकी और उसकी मॉम आई थी, जो कि रिपोर्ट लेकर आई थी कि मिस वांग काइनीर मर चुकी है, बल्कि उसने खुद को यूहाओ के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। असल में मिस वांग काइनीर कोई और नहीं बल्कि 3 आई गोल्डन लाइन बीस्ट थी, जिसे डेस्टिनी एम्परर बीस्ट के नाम से भी जाना जाता है। मास्टर यान तो ये सुनकर हैरान होते हुए कहता है कि वांग काइनीर एक डेस्टिनी एम्परर बीस्ट और उसने यूहाओ को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। वैसे यूहाओ इस बात का जिम्मेदार नहीं है, हम उसे दोष नहीं दे सकते, बल्कि यूहाओ तो हमारा हीरो है, बिल्कुल मिस वांग काइनीर की तरह। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाइम डोलो मास्टर यहाँ पर अपने सोल्जर से कहता है कि 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर ये फ्लाइंग सोल बीस्ट की एक बड़ी वेव हमारी रेंज के अंदर आ रही है, हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। जहाँ इस बार हम देखते हैं कि हमला करने के लिए तैयार होने वाली कोई और नहीं बल्कि टांग सेट की सोल कैनन आर्मी थी, जो कि बड़े बड़े कैनन्स लेकर सामने की तरफ आ जाते हैं। इन कैनन्स को पहचानते हुए एक एल्डर बताती है कि ये तो जूजी डिवाइन एरो कैनन्स है, जिन्हें मास्टर जीवन और यूहाओ ने मिलकर डिजाइन किया था। साथ ही साथ ये उसी मेटल मटेरियल से बने हैं जिसे यूहाओ सन मून एम्पायर से लेकर आया था। तभी अचानक यहाँ पर मास्टर जीवन भी आ जाते हैं, जो कि कह रहे थे कि सारे के सारे जूजी डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स को रेडी करो। ये सुनकर सोल्जर्स बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। इसके बाद मास्टर जीवन कहते हैं कि हम कोऑर्डिनेटेड अटैक एक साथ चलेंगे, जिनकी एनर्जी को एक साथ कंबाइन करने का मास्टर जीवन ने ऑर्डर दे दिया था। और हम देखते हैं कि सारे के सारे कैनन्स को एक्टिवेट करके उनकी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करने लगे, जिस वजह से इन कैनन्स ने मिलकर एक
एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अरे क्रिएट कर दिया था और उसी अरे का इस्तेमाल करते हुए फरन से ये सामने की तरफ मौजूद फ्लाइंग सोल बीस्ट पर हमला करने लगते हैं। जिस सिर्फ एक ही लेजर अटैक से हम देखते हैं कि कई सारे बीस्ट चुटकियों में जान से मारे गए, लेकिन दूसरी तरफ मास्टर जीवन रुकता नहीं बल्कि वो कहता है कि फायर पावर को और ज्यादा इंक्रीज करो और इन सोल बीस्ट को क्लीन वाइप कर दो। जो सुनकर वहां पर मौजूद सोल्जर्स बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। वो यहाँ इस लेजर बीम की एनर्जी को ज्यादा इनहेंस करते हुए सारे के सारे बीस्ट पर चलाने लगे। इवन कि जब 6 विंग डार्क गोल्डन टाइगर बीस्ट अटैक से टकराया तो वो मौके पे ही जान से मारा गया, जो देखकर तो मिस सोंग युनसी और बाकी के सब लोग पूरी तरीके से शॉक हो गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये सोल गार्डेंस कैनन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इन्होंने सिर्फ एक ही अटैक में 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट को जान से मार डाला। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जीवन लगातार अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कह रहे थे कि फुल फ्लैज अटैक जारी रखो, रुकना मत। और साथ ही साथ मास्टर जीवन ने अपने बाकी के प्लटून को ऑर्डर दे दिया था कि जितने भी सोल रिंग्स हवा में समन हुए हैं फौरन से जाकर सोल रिंग स्टोरेज बुक के अंदर उन्हें स्टोर कर लो। जो सुनकर उनके वॉरियर्स बिल्कुल ऐसे करते हैं, जबकि मास्टर जीवन खुद भी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर अपने सोल रिंग स्टोरेज बुक का इस्तेमाल करते हुए 1 लाख साल पुराने सोल रिंग को भी स्टोर कर चुके। अब ये जंग हम देखते हैं कि इसी तरह कुछ देर चलती रही। अचानक से हम देखते हैं कि मास्टर जीवन ने अपने सोल्जर को रुकने का ऑर्डर दे दिया था, जबकि टाइम डोलो मास्टर भी हैरानगी के साथ देखते हुए कहते हैं कि क्या बीस्ट ने हार मान ली, क्योंकि वो धीरे धीरे करके पीछे की तरफ हट रहे थे। लेकिन मिस सोंग युनसी अपने साथियों से कहती है कि खुद के गार्ड को डाउन मत करो, अभी भी इनके ट्रम्प कार्ड्स बाकी है। मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतनी आसानी के साथ हार मानेंगे। मुझे लगता है कि ये लोग सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। वैसे भी हम नहीं जानते कि मास्टर जुआन आखिर और कितनी देर तक डाइटियान को सील करके रख पाएगा। मिस यान लीनियर भी यहाँ पर अपनी मॉम की बातें सुनकर जवाब देते हुए कहती है कि आप बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे भी स्टार्डो फॉरेस्ट के पास 10 फियर्स बीस्ट है, जिनमें से सिर्फ डाइटियान और बाइजी ही यहाँ पर आए हैं। बाकी के फियर्स बीस्ट अभी भी मिसिंग है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पर मिस यान लीनियर अभी ये सब कह ही रही थी, तभी अचानक मिस सोंग युनसी को किसी की आवाज सुनाई थी, जिस आवाज को शायद वो पहचानती थी और इसे सुनते ही वो घबराकर फौरन से हवा में फ्लोट करते हुए दूर की तरफ देखने लगी, जहाँ पर इन लोगों को सामने की तरफ बियर किंग देखने को मिलता है, जो कि टॉप 10 फियर्स बीस्ट में से 6th रैंकिंग पर आता है। इसके पास 4,70,000 साल की कल्टीवेशन थी और ये बहुत ही जरा गुस्से वाला और खतरनाक था। इसके फाइटिंग स्टाइल के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। इसलिए यहाँ पर मिस सोंग युनसी और मिस यान लीनियर परेशान होने लगी थी। लेकिन सिर्फ ये नहीं बल्कि दूसरी तरफ इस गेट की तरफ भी इन लोगों को एक फियर्स बीस्ट देखने को मिलता है, जिसका रैंक नंबर 8 था। इस बीस्ट को 3 हेडेड रेड डेविल डॉग के नाम से जाना जाता है, जिसके पास 3 लाख साल की कल्टीवेशन है। यहाँ जब ये लोग इस बात को लेकर परेशान हो रहे थे तभी अचानक नॉर्थ सिटी वॉल से भी एक एल्डर ने रिपोर्ट किया, जो कि बताती है कि नॉर्थ सिटी वॉल की तरफ भी एक फियर्स बीस्ट आ रहा है, जिसका रैंक नंबर 5 है। ये डबल ट्री बीस्ट है, जिसे किंग ऑफ 10,000 डीमन के नाम से भी जाना जाता है। ये सब देखकर मिस सोंग युनसी बताती है कि यहाँ पर डाइटियान और बाइची के साथ मिलकर अब टोटल 5 फियर्स बीस्ट आ चुके हैं। लगता है कि ये लोग हम पर हर तरफ से हमला करते हुए एक साथ ही हम लोगों को हरा देना चाहते हैं। अब हम लोगों को फुल अटैक के लिए तैयार होना होगा। इसलिए यान शाओजो, तुम्हें साउथर्न गेट की तरफ जाते हो उसे प्रोटेक्ट करना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, जबकि मैं नॉर्थ सिटी वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करूंगी। जबकि मास्टर लिन और काई, तुम दोनों को मिलकर ईस्टर्न सिटी गेट को प्रोटेक्ट करना है और वेस्टर्न गेट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी जियान लीनियर और कियान डाओ तुम दोनों की होगी। यहाँ पर मिस सोंग युनसी की ये सारी बातें सुनकर सब लोग अपनी अपनी पोजीशन को संभालते हुए अपनी अपनी सिटी गेट पर पहुंच गए थे, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि सेकंड लेयर की जंग का आगाज हो गया। टाइम डोलो मास्टर यहाँ पर अपने सोल्जर से कह रहा था कि हमारे पीछे यहाँ पर लाखों करोड़ों के हिसाब से सिविलियंस मौजूद है, इसलिए आज के दिन चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन हमें इन सिटी वॉल्स को हर हाल में प्रोटेक्ट करना होगा ताकि कोई भी सोल बीस्ट इससे आगे ना बढ़ पाए। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि शेक एकेडमी के जितने भी डिसाइपल और सोल्जर्स थे सब लोगों ने अपनी पूरी जान लगाना शुरू कर दिया। बेशक ये काम करना काफी सारा डिफिकल्ट था, लेकिन ये लोग एक दूसरे का साथ देते हुए जीतने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेस्टर्न सिटी गेट पर बियर किंग से लड़ने के लिए मिस यान लीनियर तेजी के साथ अपने स्पेयर को लेकर आगे की तरफ बढ़ते हुए फौरन बियर किंग के सामने आ गई। लेकिन बियर किंग भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तेज था, जो कि लगातार अपने पंजों का इस्तेमाल करते हुए मिस यान लीनियर को हिट करने की कोशिश करता है। मगर दूसरी तरफ मिस यान लीनियर उसके हमलों को डॉज करते हुए पीछे की तरफ आकर कहती है कि अब मुझे समझ आ गया कि बियर किंग आखिर टॉप 10 फियर्सिंग बीस्ट में से 6th रैंकिंग पर क्यों आता है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ लाजवाब है। वैसे तो मैं एक सुपर डोलू मास्टर बन चुकी हूँ, लेकिन अगर ऑरा और पावर का हिसाब लगाया जाए तो ये मुझे ऑलरेडी सरपास कर चुका है। और मिस यान लीनियर की ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि हम देखते हैं कि बियर किंग काफी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते मिस यान लीनियर पर अटैक कर रहा था। साथ ही साथ जब उसने खतरनाक एनर्जी प्रेशर यहाँ मिस यान लीनियर पर लगाना
शुरू किया। तो मिस यान लिनियर उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर क्यांडाओ ने फौरन से अपने स्पेस प्रोटेक्शन लाइट सोल गाइडेंस टूल को एक्टिवेट करके मिस यान लिनियर को टेलीपोर्ट करते ऊपर की तरफ हवा में भेज दिया, जहां से वो अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए बियर किंग पर दोबारा से हमला कर देती है। इस हमले की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जो देखकर मास्टर क्यांडाओ और मिस यान लिनियर दोनों ही खुश हो जाते। उन्हें लग रहा था कि शायद वो लोग कामयाब हुए, मगर जब धुआं हटा तो हमें देखने को मिलता है कि मिस यान लिनियर का स्पेयर यहाँ बियर किंग की बॉडी को पेनिट्रेट नहीं कर पाता, बल्कि उल्टा वो स्पेयर ही टूट गया। और इससे पहले कि बियर किंग यहाँ मिस यान लिनियर को इंजर्ड कर पाता, मास्टर क्यांडाओ मिस यान लिनियर को बचाने के लिए तेजी से अपने गोल्डन ड्रैगन शील्ड को सामने की तरफ भेज देता है, जिसकी वजह से मिस यान लिनियर बुरी तरीके से इंजर्ड नहीं हुई और वो बच गई। साथ ही साथ मास्टर क्यांडाओ ने अपने सोल गाइडेंस कैनन का इस्तेमाल करते हुए बियर किंग्स पर अटैक भी करना शुरू कर दिए थे, ताकि मिस यान लिनियर को संभलने का मौका मिल सके। जबकि मिस यान लिनियर अपने मन में हैरान होते हुए कह रही थी कि मैंने अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया था, फिर भी मैं सिर्फ उसका एक खून का कतरा नहीं बहा पाई। लगता है कि मुझे कुछ और सोचना होगा। और ये कहती ही वो बियर किंग से टकराने के लिए फौरन से अपने मार्शल सोल फॉर्म को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है। जैसे कि में हम देखते हैं कि उसकी ड्रैगन मार्शल सोल तेजी के साथ बाहर की तरफ आते हुए एक आर्मर में ट्रांसफॉर्म हो गई और मिस यान लिनियर की ताकत इंक्रीज हो जाती है। मगर फिर भी हम देख पा रहे थे कि वो बियर किंग की स्ट्रेंथ का मुकाबला नहीं कर पा रही। बियर किंग धीरे धीरे करके मिस यान लिनियर पर भारी पड़ रहा था और इससे पहले कि वो यान लिनियर को इंजर्ड कर पाता, तभी अचानक क्यांडाओ दोबारा से अपनी शील्ड लेकर मिस यान लिनियर के सामने आ गया। मास्टर क्यांडाओ को यूं अचानक से मैदान में कूदता हुआ देखकर मिस यान लिनियर उससे कहती है कि क्यांडाओ जरा संभल कर, जिस पर मास्टर क्यांडाओ जवाब देते हुए कहता है कि मेरी फिक्र मत करो। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ मास्टर क्यांडाओ और मिस यान लिनियर पर साइड से कुछ और छोटे बीस्ट ने अटैक करना शुरू कर दिया। जिन छोटे सोल बीस्ट को तो मारने के लिए मास्टर क्यांडाओ और मिस यान लिनियर जरा सा भी समय नहीं लगाती और वो बिजली की तेजी के साथ इन सबको काट डालती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर क्यांडाओ और मिस यान लिनियर दोनों ने मिलकर एक फ्यूजन स्किल क्रिएट किया, जिसे ब्लू फायर ड्रैगन हेड के नाम से जाना जाता है। मिस यान लिनियर यहाँ पर इस फ्यूजन स्किल को लेकर तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए बियर किंग से जाकर टकरा गई, मगर दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि बियर किंग अभी भी काफी सारा स्ट्रॉन्ग था। वो सिर्फ एक ही हाथ की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए मिस यान लिनियर की इस अटैक को ब्लॉक कर देता है। साथ ही साथ दूसरे क्लास से उसने इस अटैक को बीच में से ही काट दिया। इवन की बियर किंग तो मिस यान लिनियर को जान से मारने के लिए उस पर अपने पंजे से हमला करने वाला था, लेकिन मास्टर क्यांडाओ वक्त रहते ही बीच में आकर यहाँ मिस यान लिनियर को बचाते हुए तेजी के साथ उसे पीछे की तरफ ले आए, जो बात बियर किंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम बीच में बार बार टांग क्यों अड़ा रहे हो, लगता है कि तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। जो कहती बियर किंग ने फौरन से क्लॉ अटैक तेजी से मास्टर क्यांडाओ की तरफ चल दिया, जो अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन मास्टर क्यांडाओ मिस यान लिनियर को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, इसलिए हम देखते हैं कि उन्होंने फौरन से अपने 7th सोल स्किल को एक्टिवेट कर दिया, जिसे ब्लैक ड्रैगन शील्ड कहते हैं। और इस शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उस क्लॉ अटैक को ब्लॉक करना चाहते थे, जो कि वैसे तो नामुमकिन है, लेकिन मास्टर क्यांडाओ के पास वैसे भी दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वो अपने लवर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, यहाँ पर पूरी जान लगाने के बावजूद भी उनकी ये शील्ड इस अटैक के सामने टिक नहीं पाती और अचानक से वो शील्ड क्रैक हो गई, जिसकी वजह से वो अटैक सीधा मास्टर क्यांडाओ की बॉडी से जाकर टकरा गया और वो उड़ते हुए पीछे की तरफ जा लगे, जो देखकर तो मिस यान लिनियर भी क्यांडाओ का नाम चिल्लाती है। इससे पहले कि बियर किंग दोबारा से अपने क्लॉ अटैक सामने की तरफ चल पाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां पर मिस सोंग युनसी आ गई, जो कि इस बार के क्लॉ अटैक को ब्लॉक कर देती है। साथ ही साथ वो यहाँ पर मिस यान लिनियर से कहने लगी कि जाकर क्यांडाओ को देखो और उसका ख्याल रखो, तब तक मैं इसे रोककर रखने की कोशिश करती हूँ। दूसरी तरफ मिस यान लिनियर तेजी से क्यांडाओ के पास आते हुए कहती है कि क्या तुम बेवकूफ हो, आखिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया था कि तुम अपनी मार्शल सोल का इस्तेमाल करते हुए स्काई डिवोरिंग क्लॉ को ब्लॉक कर सकते हो, ये तो इम्पॉसिबल था, तुमने आखिर अपनी जान को खतरे में क्यों डाला। ये सब कहते हुए मिस यान लिनियर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। दूसरी तरफ मास्टर क्यांडाओ जवाब देते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए ये करना ही था, मैं तुम्हें कभी भी किसी मुश्किल में पड़ता हुआ नहीं देखना चाहता, लेकिन लगता है कि अब मुझे जाना होगा, मुझे माफ कर देना। और ये कहते साथ ही अचानक मास्टर क्यांडाओ बेहोश हो गए, जो देखकर मिस यान लिनियर को लग रहा था कि कहीं उसने क्यांडाओ को खो तो नहीं दिया, इसलिए वो रोते हुए कहती है कि क्यांडाओ तुम नहीं मर सकते, प्लीज जागो मेरे लिए। तभी उसे मास्टर लिन की आवाज सुनाई देती है, जो कि मिस यान लिनियर को कह रहा था कि बेशक क्यांडाओ बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है, लेकिन वो अभी तक मरा नहीं, उसके इंटरनल ऑर्गन ज्यादा डैमेज नहीं हुए, उससे बचाया जा सकता है। इसके बाद हम लोगों को नॉर्थ और ईस्ट सिटी गेट का भी बारी बारी करके सीन देखने को मिला, जहां पर ये लोग फियर्स बीस्ट के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहे थे, मगर फियर्स बीस्ट इन लोगों पर भारी पड़ रहे हैं। और वेस्ट सिटी गेट का हाल तो तुम लोगों ने खुद ही देख लिया, जहां मास्टर क्यांडाओ इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए, मिस सोंग युनसी को बीच में आना पड़ा, लेकिन बियर किंग उसे भी ब्रूटली इंजर्ड करके हराते हुए नीचे की तरफ गिरा देता है। यहाँ पर मिस यान लिनियर अपनी मॉम को हारता हुआ देखकर परेशान
हो गई थी और वो तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते फौरन अपनी मॉम के पास आ जाती है, जहाँ पर वो उनसे सवाल करते हुए कह रही थी कि मॉम आप ठीक तो है ना। मिस सोंग युन सी और कियांडो दोनों ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं। मिस सोंग युन सी यहाँ पर अपनी बेटी से कह रही थी कि बियर किंग को कोई भी नहीं रोक सकता, उसे हराना लगभग नामुमकिन है। लगता है कि अब श्रेक एकेडमी को बचाने के लिए कोई नहीं बचा, शायद हम हार चुके हैं, यही हमारी किस्मत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डाइटियान भी सील से आजाद होने लगा था, क्योंकि उस ब्लैक होल में क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए थे। यहाँ पर चारों तरफ जब नाउमीदी के बादल छा गए थे और ऐसा लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी अचानक हम लोगों को वहाँ पर एक आर्मी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिस आर्मी की आवाज ने सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मिस यान लिनीर को देखकर लग रहा था कि शायद ये दुश्मनों की रीइंफोर्समेंट यहाँ पर आ चुकी, मगर ये तो अनडेड सोल्जर्स लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये होली स्पिरिट चर्च के वॉरियर्स हो, इसलिए वो लोग हैरान होते हुए कह रहे थे कि भला होली स्पिरिट चर्च आखिर सोल बीस्ट की मदद क्यों कर रहा होगा। मिस सोंग युन सी भी कह रही थी कि सोल बीस्ट तो हमारे श्रेक एकेडमी से भी ज्यादा नफरत होली स्पिरिट चर्च से करते हैं, ये होली स्पिरिट चर्च के वॉरियर्स तो नहीं हो सकते। दूसरी तरफ हम लोगों को अनडेड की एक बहुत बड़ी आर्मी देखने को मिली, जो कि पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। और ये आर्मी आप लोग अच्छे से जानते हो कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स के स्पेक्ट्रल अनडेड रेल्म से निकलकर बाहर आई है, जिनका लीडर कोई और नहीं बल्कि यू हाओ है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।